खासी सैर हासिल गुफ्तगू रही आपकी वसाइल पर, और हमारा पानी कितना है, भारत का पानी कितना है, हमें कितना मिल रहा है, शायद पहली मतलब सुनने में ये सारी गुफ्तगू आई है। अब सिलसिला जो है वो सवाल जवाब का है। हम उसको क्वेश्चन आवर तो नहीं कह सकते क्योंकि क्वेश्चन आंसर शायद वो घंटा पूरा नहीं है, मगर बहरहाल सवाल जवाब है। सवाल जवाब के लिए आपसे दरख्वास्त ये है कि एक सवाल कीजिए, सवाल मुख्तसर कीजिए, उसमें सवाल होना चाहिए, तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और मौजू से मुतालिक अगर सवाल हो आज के मौजू के हिसाब से कि भारत की आबी जारियत आज के मौजूदा कश्मीर के तनाज़े के तनाजुर में, उस पर सवाल करें और अपना हाथ उठा दीजिएगा और नाम बता दीजिएगा कम से कम, ताकि उसके बाद फिर सवाल भी करें, मुख्तसर करें। ठीक है। सोहेल अख्तर नाम है। बशीर भाई, अभी तक सिर्फ 2 डैम बने इतने सालों में और नहीं बन सके, इसकी बुनियादी वजह या एक तो जाहिर सियासी कह सकते हैं आपकी कमजोरी, क्या माली वजूहात भी थी कि हमारे पास इतने पैसे नहीं थे, और आगे किस तरह ये हो सकता है? देखें, माली के लिए तो तरजीहात की बात है ना। मुझे याद है क्या कहते हैं कि शहबाज शरीफ जब पंजाब के वज़ीर आला थे तो एक प्रोजेक्ट चला था लैपटॉप बांधने का, 100 मिल कितने थे ना, मेरे ख्याल है 100 अरब रुपए जो थे उन्होंने रखे कि जी वो बांटे जाएंगे जी, और उसके यार अगर यही 100 अरब अगर आप तय कर लें कि जी आप अगले 5 साल के लिए आप आपका बजट तो माशाल्लाह 5,000 से ज़्यादा होता है ना, आप 100 अरब तय कर लेते हैं कि जी अगले 5 साल तक जो है 100 अरब हम फिक्स करेंगे। आपको देखें, बादशाह डैम की इतफाक़ से मैंने बहुत डिटेल रिव्यू किया है, उसके डिज़ाइनर में मैं इन्वॉल्व नहीं रहा हूँ, लेकिन इतफाक़ से चूँकि पानी के हवाले से कहीं तो इसमें यूएसएड ने हमसे करवाया था कि वो उसकी फंडिंग करें, वो बहुत डिटेल रिव्यू किया इसका मैंने। तो उसमें एक बात सामने आई कि उसके $14 बिलियन की जो कॉस्ट आ रही थी, उस $14 बिलियन की कॉस्ट में उस वक्त डॉलर तकरीबन 100 रुपये का था, तो $5 बिलियन की उसकी सिविल स्ट्रक्चर्स की कॉस्ट थी 500 अरब रुपये की, और क्या कहते हैं तकरीबन कोई 400-500 अरब रुपये की जो कॉस्ट जो थी वो मैकेनिकल सिस्टम की थी, पावर सिस्टम की, और बाकी $4 बिलियन उसकी फाइनेंशियल कॉस्ट थी। फाइनेंशियल कॉस्ट ये कि जी आप आज पैसे से लोन देना शुरू करेंगे, तो मिसाल लोन बता तो उसका इंटरेस्ट तो आज से शुरू हो जाएगा ना, तो वो जनाब $4 बिलियन की। हमने उस पर सजेस्ट किया कि हमने कहा आप एक काम करें कि आप फ़िलहाल जो है डिफ़र कर दें मैकेनिकल वर्क्स को, पावर जनरेशन को, आप सिविल वर्क्स जो है जो 500 अरब में बन सकता है आप बनाइए, सिर्फ 100 अरब रुपये, आप कई लोन मत लें, अपने पास से लगाएं 100 अरब रुपये, अपने बजट में ले सकते हैं आप, और 5 साल में बन जाएगा। एक बार जब डैम रेडी हो गया तो पावर के इक्विपमेंट की कंपनियां खुद आपका भागती हुई आएंगी कि यार आप हमें डिफर्ड पेमेंट प्लान पे हमारा इक्विपमेंट दीजिए, जी आएगी और फला आएगी और फला आएगी, ठीक है ना। तो लाजमी नहीं कि उन्हें तो अपना इतने बड़े सारे इक्विपमेंट बहुत कम बिकते हैं ना, तो आते हैं भागते हुए, फिर आपको ये बड़े बड़े लोन लेने की जरूरत पेश नहीं आएगी। ये बात हम लोगों ने बात शुरू की थी, उसको समझने में कम 10 साल लगे, और बिलाखिर पर इमरान खान के ज़माने में जो है इस पर बिलाखिर इसका शुरू हुआ, वरना इसका डिज़ाइन रेडी था 2011 से, जो 5-6 में इफ्तार होता है डिज़ाइन रेडी था, 2011 में डिज़ाइन रेडी हो चुका था, 10 डॉक्यूमेंट रेडी हो गए थे, लेकिन ये शायद शुबा 21 में किया गया ना, 10 साल में ज़ाय कर दिए, जबकि ये बन चुका होता है। ये तो तरजीहात का मसला है सारा, समझ में। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इंजीनियर वसीम है और कालाबाग डैम के हवाले से बात करना चाहता हूँ। कालाबाग डैम का विजिट हम कर चुके हैं वहाँ पे। कालाबाग डैम की मुखालफत जो है वो किन सियासी पार्टियों ने की थी, जिसकी वजह से कालाबाग डैम बनने में रुकावट पैदा की गई थी? मैं एक बात कहूँ कि आप बल्कि सियासी लोग, पार्टियां नहीं कह सकते। जी, मैं एक बात कहूँ, सॉरी, लब कहते हैं लब पे तलखी अय्याम वरना फैज़, हम तलखी कलाम पे माइल ज़रा न थे, लेकिन इस बात को ऑफ द रिकॉर्ड ही समझें कि आप किसी भी ख़राबी को देखें तो उसके पीछे माशाल्लाह हमारे बुजुर्गों का जो है ना ख़ास मेहरबानी नज़र आ जाती है। आप समझ गए मैं किन बुजुर्गों की बात कर रहा हूँ।
जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने में उस वक्त तक कालाबाग डैम मुतनाज़ नहीं था, ठीक है। उस वक्त फिर दो अहम चीज़ें हुई। सिंध में पीपल्स पार्टी को ख़त्म करने के लिए और जमात इस्लामी को ख़त्म करने यहाँ MQM को प्रमोट किया गया, और सिंध में GM सैयद से ज़ियाउल हक साहब ने खुद आके मुलाकातें की, उनको हौसला अफजाई की, और उनको जो एजेंडे दिए गए उसमें कालाबाग डैम शामिल था। सिंध से उन्होंने मुखालफत शुरू की, और पंजाब KP के जो सूबा सरहद था उसमें उस वक्त के जो गवर्नर थे, जो इसके राइट हैंड थे, फजल हक है ना जी, उन्होंने ये बात शुरू की। जबकि उस वक्त वापडा के चेयरमैन शमशुल हक साहब जो थे, शमशुल मुल्क साहब है ना, उन्होंने जो है वो कालाबाग की भरपूर के, वो तो उसी इलाके रहने वाले थे, कभी कोई मसला है ही नहीं, लेकिन उनको ये टास्क हवाले किया गया वहां से, और यहाँ ये उसके बाद तो बाकी तो सब मोहरे थे ना, जो भी सियासी ताकत आज तक है। मतलब हमारा तो हाल ये है कि अगर मैं बात करूँ, जो 6 नहरों वाला मसला हुआ, ये सब लोग जो है, यानी सब एक ही इसका सवार थे हमारे माशाल्लाह दोस्त अहबाब जो बड़े नेक और पारसा है, वो सभी उसी रे में बह गए कि जी 6 नहरों की मुखालफत हो रही है। वो नहरें कौन सी थी भाई? मैंने कई मुखालफिन जब पूछा कि 6 नहरों का नाम तो बताएं मुझे, उन 6 में से 4 बनी हुई नहरें हैं। रैनी कनाल पे मैंने 2001 में काम किया था पे, और 2012 में मुकम्मल हो चुकी है वो, ठीक है। चश्मा क्या कहते हैं कैनाल जो है, लिंक कैनाल, वो बन चुकी है, क्या कहते हैं कच्ची कैनाल जो है बलुस्तान की, वो बन चुकी है, क्या कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक और चीज अभी नाम याद करता हूँ, तो ये अटल कैनाल वो बन चुकी है। 2 नहरें हैं उसमें से नहीं बनी है 6 में से, एक है चोलिस्तान जो इसमें आई थी, ठीक है, और वो चोलिस्तान किसके लिए बन रही है? वो बन रही है 4,20,000 जैसे एकड़ ज़मीन जो है वो दी गई है कॉर्पोरेट फार्म, बेसिकली GPI ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव, जिसका हेड ऑफिस GHQ रावलपिंडी में। अब मैंने कहा एक तो मेरा मसला है कि बहुत सी बात भी नहीं कर सकता कि उस प्रोजेक्ट में मैंने काम किया है, बरारास GHQ के अंडर में जाके काम किया है मैंने। उनके लिए कुछ ऑप्शन मैंने बना के दिए थे, उनको ये ऑप्शन नहीं था, मैंने कुछ और ऑप्शन पे काम कर दिया था उनको मैंने। तो मकसद ये है कि उसको पानी पहुंचाने के लिए सारे बनाए गए, ठीक है ना। अब उन्होंने कहा कि जी ये तो, और इससे हकीकत है जो बिल्कुल एक्सट्रीम मशरिक में है ना पाकिस्तान, जो इधर बहावलपुर के भी मशरकी इलाके में जो है ये सारे इलाका मुझे चोलिस्तान का, तो वहाँ नुकसान किसका होगा? सतलज लेवल के सुलेमान की बैराज से अगर पानी लिया जाएगा तो सुलेमान की बैराज से जो पहले से 3 नहरें चल रही हैं उनका पानी कम होगा ना। तो कम होगा तो चलें ठीक है, बराबर की वो चनाब से पानी ले लेंगे, कुछ इजाफी लिंक के इलाज से, कुछ और सा जहलम से ले लेंगे, लेकिन ये सब भी पंजाबी को प्रोवाइड कर रही है। पंजाब की वजीर आला साहिबा जाके इफ्तार करती है मोहतरम आर्मी चीफ के साथ जाकर, उस कहा कि जिसके नतीजे में नुकसान वहां के फार्मर्स का होगा, लेकिन चूंकि उसको ऐसा डाइल्यूट कर दिया गया, कैमोफ्लेज कर दिया गया कि समझे कि शायद ये सिंध पंजाब का मसला है, चला पंजाब को साथ ही देना है, तो वो बन रहा है। और उसके बाद जो दूसरी नहर उसकी है थर कैनाल के नाम से, जो रेनी कैनाल के साथ एक्सटेंशन है, वो रेनी का थर के फ्रीबिटी में बना चुका हूँ मैं। तो आप वो तो सिंध की है, मत बनाइए, आप बन भी नहीं रही है इस वक्त, तो उसका ऑप्शन भी नहीं है, बनेगी बाद में, चूंकि थर के इलाके में भी जमीन GPI की तो दे दी गई है, तो वो बात आई जब बनेगी, लेकिन फिलहाल नहीं बन रही। तो आप मत बनाइए ना भी, आप जो एहतियात कर रहे हैं, हुकूमत एहतियात कर रही है, नेशनल हाईवे पता नहीं कितने दिन तक बंद रखी हो, कितना नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये इस मुल्क में होता है, बताएं जी। नहीं भाई, अच्छा अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जावेद सिद्दीकी है। बुनियादी तौर पर ये देखा गया है कि दुनिया के जो मसाइल होते हैं, मुख्तलिफ अक़वाम के दरमियान जो मसाइल होते हैं, उन्हें अक़वाम मुत्तहिदा में मामला तय किए जाते हैं। लेकिन ये एक अजीब मुआहदा है जिसमें वर्ल्ड बैंक थर्ड पार्टी का प्रे कर रहा था, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा उस वक्त मौजूद थी। एक तो इसकी वजह बता दी, दूसरा पार्ट इसी के साथ सवाल है कि दयामीर और भाषा पर इंडिया के क्या एतराज़ात हैं? जी, पहली बात तो ये कि वर्ल्ड बैंक इसलिए इन्वॉल्व हुआ कि आपको पैसे चाहिए थे, आप वर्ल्ड बैंक से पैसे मांग रहे थे। इंडिया में इस वक्त 1-2 प्रोजेक्ट्स के लिए वर्ल्ड बैंक फंडिंग कर रहा था,
अगर आप उस वक्त किस्ती पर है ना, तो पाकिस्तान ने कहा उनका जी आप झगड़ा तय करें, तब हम आपको पैसे देंगे, और उसके लिए तो हम इतने पैसे नहीं, आपको इतने भी देंगे और उतने भी देंगे, और वो फला मुल्क भी पैसे देगा। तो बेसिकली मैंने कहा ना कि आपको चीज़ बेचनी थी, तो खरीदार जो वहाँ मौजूद था, खरीदारों को नुमाइंदा जो था वो वर्ल्ड बैंक था, अक़वाम मुत्तहिदा नहीं थी। तो लिहाजा उसमें ये मामला हुआ है सिर्फ कि आप हकीकत में बेचा गया, और बेचने के लिए जो खरीदार थे और खरीदार के नुमाइंदे थे, दलाल थे, तो बस उन्हीं के वो बीच में आए। और यहाँ पे जो एतराज़ उनका है, उसी एतराज़ की वजह से हमने यूएसएड के जो बड़ा काम किया, उसके बाद ये हुआ कि नहीं, यूएसएड जो है और वर्ल्ड बैंक भी जो इसमें फंडिंग नहीं कर सकती कोई भी, इसलिए कि ये उनका था कि ये इसकी लेफ्ट साइड जो है वो गिलगित बल्तिस्तान है, और राइट साइड इसकी हज़ारा डिस्ट्रिक्ट है ना। तो हज़ारा तो पाकिस्तान का साथ है, मानसरा वाला इलाका सारा आता है, लेकिन लेफ्ट साइड जो गिलगित बल्तिस्तान, जिसको हमने सलीके के साथ हमने अलग से बना दिया है, लेकिन वो जो ओरिजिनल आज़ाद कश्मीर उसका वो कश्मीर का पार्ट है वो। तो लिहाजा वो कहते हैं कि जी वो कंट्रोल मुतनाज़ इलाका है, तो लिहाजा इस पर भारत का कहना है कि जो हमारा इलाका है, तो इस पर बन रहा है ये। तो लिहाजा क्या कहते हैं, इसे मतलब हम अलाउ नहीं करेंगे इसको बनना, उस पर एतराज़। तो भारत का ये एतराज़ है कि जी मुतनाज़ इलाके में, हालांकि खुद मुतनाज़ इलाके में जो है इतने सारे स्ट्रक्चर बना रहा है, और अब वो उसे मुतनाज़ मानता ही नहीं वो तो। और इसीलिए उसके जवाब में हमने कही एक मत लिखी जी गिलगित बल्तिस्तान मुतनाज़ नहीं है, वो तो मुल्क का हिस्सा है, आज़ाद कश्मीर है जो उसमें आता है जी मुतनाज़ हिस्से में, बाकी को मुतनाज़ मानते ही नहीं वो। तो ये एक बड़ा फ़र्क पड़ गया, तो इस वजह से नहीं कर रहे। इसमें एक छोटी सी मतलब हमारा, आप देखें, एक तो दुश्मन का मामला है, हमारा अपना मामला है कि इसकी फिजिबिलिटी के दौरान मालूम हुआ मुझे रिव्यू में कि आपको पता है कि कोई भी डैम या हाइड्रो पावर बनेगा तो पाकिस्तानी आइन के मुताबिक जिस सूबे में बनेगा उस सूबे को उसकी रॉयल्टी मिलेगी। अब इसके एक तरफ जो है गिलगित सूबा वो है अपना हज़ारा, तो उसमें KPK में आता है ना, वो सूबा है, ठीक है, और दूसरी तरफ जो है गिलगित बल्तिस्तान है। तो लिहाजा अब किसको मिलेगी रॉयल्टी? तो उसमें हुआ कि जी हाइड्रो पावर जो है जिसकी तरफ बनेगा, जो हाइड्रो पावर है टरबाइन जिस तरफ बनेंगे, तो लिहाजा हाइड्रो पावर जो बनना है उसको दोनों तरफ बांटा दिया गया, कहते हैं उसके लिए 2 टनल बनाएगी, दोनों साथ आज़ाद बनाया गया। अल्लाह के बंदे का उसके नज़र में कॉस्ट बढ़ जाती है ना, यानी ये काम भी हो सकता था। हमारा ये हाल है आपस की बेएतमादी का, कि आप ये नहीं कह सकते कि बैठ के दोनों सूबों में एग्रीमेंट करवा लें कि भाई ठीक है इसकी आधी आधी होगी, लेकिन इसकी लोकेशन दोनों में जो भी होगी वो इकोनॉमिकली जो बेहतर होगी वो बनेगी। तो ये हाल है हमारा। डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरा ये है कि प्लान के तहत 2030 तक जो है ना वो 10 डैम बनने, ठीक है, तकरीबन 10 डैम बने। अच्छा, ये ज़ाहिर 1975 के बाद डैम नहीं बने, बड़े डैम जो है वो नहीं बन सके, तो क्या इन डैम से वाकई भारत की आबी जहारियत पर असर पड़ेगा? अच्छा, दूसरा ये कि इन डैम्स के इससे मुताल्लिक एक ज़िमनी सवाल ये है कि पाकिस्तान के दरियाओं में जो पानी और नहरों में आता था, वो डैम्स बनने से वहाँ पर पानी की मकदार और जो है ना और फ्लो का बहुत कम हुआ, नहरी निज़ाम में भी जो है ना पानी इतना नहीं अवेलेबल होता। तो ये 2 चीज़ें हैं, तो ये खदशात हैं, तो इससे मतलब आप क्या फरमाते हैं? देखें, आबी जहारियत पे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कम से कम मैं अपने पानी को महफूज कर लूँगा ना, पहली बात। दूसरी बात ये क्या कहते हैं कि जैसे मैंने बताया कि हमारे जो स्टोरेज कैपेसिटी है, हमारे पास 1 महीने का स्टोरेज नहीं है, और अभी 2022 का सैलाब दे चुके हैं, उससे पहले सारे बड़े बड़े सैलाब दे चुके हैं। शदीद तरीन सैलाब में जब 10-12 लाख क्यूसिक पानी जा रहा था, दरियाओं से गुजर रहा था, समुद्र में गया, ठीक है, 3 महीने तक, लेकिन उसके बाद फिर नवंबर में फिर ऐसा वो पानी कम करना पड़ा। यानी सी बात है कि मेरे घर के अंदर अगर पानी हफ्ते में 1 दिन पानी, अब तो सब भुगतते हैं कराची वाटर बोर्ड के पानी को, 2-3 दिन आता है, तो मेरे कम से कम टंकी इतनी बड़ी तो होनी चाहिए, क्या कहते हैं कि 1 हफ्ते का पानी जाए। बस बहुत सीधी सादी बात है, कहते हैं हम अपने उसी पानी को, मसला हमारा ये कि चूँकि हमारा एतमाद आपस में नहीं है, और यानी मसलन एक बात चलती है कि ये कोटरी के नीचे पानी जो है, भाई उस पानी को भी देखें, अगर वो पानी 3 महीने तो बहता है, उसके बाद तो नॉर्मली नहीं बहता ना, लेकिन अगर आपके पास पानी ज़ख़ीरा मौजूद हो, आप कहेंगे जी इसमें से 5,000 या 10,000 जो एग्री होता है इन्वायरमेंटल लोगों के जो क्या है कि ठीक है इसमें रेगुलर आप पानी दे सकते, पानी होगा तो आप देंगे ना, जब पानी है ही नहीं तो आप कहाँ से देंगे। और तीसरी बात ये है कि जो भारत का जो केस है, जो
मगरब दरियाओं के बारे में जो करना चाहता है, वो भी एक होता है कि नहीं जी हम तो अब ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या कहते हैं, तो वो इस्तेमाल नहीं कर रहे तो फिर वो केस नहीं बन सकेगा ना उनका। मेरा नाम सुहेल याकूब है। जी। मेरा सवाल ये है कि आपने अपने इजहारिया में ये फरमाया कि इंडिया 70 साइट्स पे काम कर रहा है जो फीजिबिलिटी के मुख्तलिफ स्टेजेस में, कुछ वर्केबल होगी कुछ नहीं। तो हमारे यहाँ आपने अब तक सिर्फ विश लिस्ट बताई कि ये होना चाहिए। तो मेरा मुख्तसर सा सवाल ये है कि टेंजिबल हमारे यहाँ कितनी साइट्स पे काम हो रहा है, या हो भी रहा है या नहीं हो रहा है? शुक्रिया। अच्छे वक्तों में हमने बहुत काम किए दरियाए सिंध के ऊपर और हमारे आसपास जो नॉर्दर्न एरियाज हैं, 50,000 मेगावाट की हाइड्रो पावर की प्रोजेक्ट किसी न किसी स्टेज पे आइडेंटिफाइड उसी वापडा ने किए हैं। किसी की फिजिबिलिटी बनी हुई है, किसी की पेरिफेरी बनी हुई है, किसी की डिटेल डिज़ाइन बनी हुई है, ठीक है। हम उसमें से अब इस वक्त सिर्फ भाषा पे काम, भाषा मकलमंदी हमने की कि फिलहाल चले ठीक है हम डैम बना रहे हैं, ठीक है ना, मेहमंद डैम पे काम हो रहा है, ठीक है, लेकिन बाकी अभी हम बहुत पीछे हैं, जबकि कर चुके हैं हम ये, और हम तरजीहात बुनियाद पे करेंगे, ठीक है जी हमें इस, अब ये अलग बात है कि अब हालात को थोड़े यानी दुनिया में हाइड्रो पावर की अपनी जगह की अहमियत है, लेकिन मैं तो अपने सब्जेक्ट ही मेरा बुनियादों पर हाइड्रो पावर है, उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि अब हाइड्रो पावर को सोलर पावर ने जो है ना बिल्कुल सुपरसीड कर दिया है। क्या सोलर पावर के बारे में मुझे याद है कुछ मीटिंगों में मैंने इस तरह कॉन्फ्रेंस में हवाला दिया कि कोई 2.3 बिलियन मेगावाट जो है ना, उसकी एक फिजिबिलिटी जो उन्होंने यूएसए ने एस्टिमेट किया था 2.43 बिलियन मेगावाट, हमता ही ज़रूरत तो 23-24,000-25,000 मेगावाट। तो लगता है, लेकिन वाकई चूँकि मुझे अभी तक याद है कि मैं शायद 2016-17 में जर्मनी में मैंने फ्रैंकफर्ट से लेकर जो है बर्लिन तक मैंने सफ़र किया। उस सफ़र के दौरान जो है मुझे रोड के दोनों जानिब जो है वो सोलर पावर नज़र आई या विंड पावर, बहुत ज़्यादा। मैं बड़ा क्या मैं फ़ौरन जाके निकाला, गूगल सर्च किया तो मालूम हुआ कि जी वो प्रैक्टिकली उन ममालिक में शामिल हो चुका है जहाँ कहते हैं पूरा 100% वो रिन्यूएबल पे जा चुके हैं। और उसमें भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि अच्छा जितने मैं 3 दिन शायद वहाँ रहा हूँ, मैं 3 दिन में सूरज नज़र नहीं आया, तो मालूम हुआ कि जी उनके जो सनशाइन अवर जिससे वो पावर जनरेट होती है सोलर, वो सिर्फ 1500 है, हमारे कोई 3600 है, क्या कहते हैं बाद पाकिस्तान तो हमारा तो हर बार ही सोच चमकता है, तो बहुत तेज चमकता है और इतना बड़ा हमारा इलाका है मुल्क है, ठीक है, तो बहुत गुंजाइश हमारे पास। तो लेकिन ये कि लाजिमत है, और अब सोलर जितने ही सस्ता होता जा रहा है, अब सोलर में अब तो क्या क्या पोटेंशियल दुनिया भर में आ रहे हैं। तो शायद एक उस वक्त तो मैं भी बहुत ज़्यादा वकील था कि हाइड्रो पावर, लेकिन अपनी अकीद है अब पानी तो हमारी ज़रूरत है, हाइड्रो पावर इतनी प्रायोरिटी नहीं है मेरा ख्याल है, क्योंकि सोलर उससे कम कॉस्ट में और बहुत ज़्यादा से कहते हैं कि आपके होने लगा है, क्या कहते हैं। तो बहरहाल उस पर काम होना चाहिए, क्या कहते हैं, और इस पर अलग से किसी अगर मौका मिला अल्लाह ज़्यादा एनर्जी किससे फोटो में ज़्यादा बात कर सकते हैं। जी जी सर, मेरा नाम सईद अहमद सिकरार है। बेसिकली मैं इंजीनियर हूँ और एग्रीकल्चर से भी वास्ता है, क्योंकि मैं इस वक्त सिंध चैम्बर ऑफ एग्रीकल्चर का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और इरीगेशन एंड पावर में भी काम कर चुका हूँ एज एडिशनल सेक्रेटरी। सर मेरा एक तो सवाल ये है कि ये जो ड्यूटी खत्म कर रहा है इंडिया, क्या इंडिया को नुकसान नहीं होगा? क्या ईस्टर्न रिवर्स भी उसमें नहीं आते? अगर हम लेते हैं तो ईस्टर्न रिवर्स भी आते हैं जिसमें हमारा हक है, जो कि किसी वजह से उनको दे दिए गए। दूसरा एक सब सवाल है कि ये काबुल पे जो अफगानिस्तान बना रहे हैं उसका क्या, किस किस्म का डैम है और क्या हम पे इफेक्ट होगा? थैंक यू। देखिए इंडिया तो अब मोड़ चुका पानी ना स्ट्रक्चर्स, क्या आपने ये हिम्मत है कि वो सारे बम से तोड़ देंगे? नहीं कर सकते ना वो तो, ठीक है। और मैंने बता तफसील दिखाया आपको, इतने सारे कर्ज के अब वो 95% पानी मोड़ चुका है, वो वापस नहीं आ सकता ना, यानी उसको जितना फायदा उठाना वो उठा चुका वो, इसलिए वो आपके हिस्से में नजर डाल रहा है। तो अब तो ट्रीटी की जरूरत इसलिए है कि आपका कम हिस्सा महफूज रहे, जो आपको 3 मिले उस पर आपके कायम रहे। ईस्टर्न का सर नहीं ले सकते, कैसे ले सकते हो? तो सब डाइवर्ट कर चुके हैं पानी, वो सारी इतनी लंबी मैंने से बताया उस तरह से बना चुके हैं वो। अब एक ही तरकीब है कि आप कभी दवाई हो खुदा ना खाता, ये सारे इस तरह से उड़ा दें बम बड़ा की, तो सब पानी वापस आ जाएगा, लेकिन वो तो पानी में वापस नहीं आ सकता ना, वो यही तो मसला है ना। और दूसरा आपने फर्क काबुल का, यकीन फर्क पड़ेगा, लेकिन बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बड़ा फर्क तो पड़ेगा, क्या कहते हैं।
दरिया सिंध में पानी कम होगा उससे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम काशान है। सर, इस मौजूदा सूरत हाल में आप क्या समझते हैं कि चाइना का क्या रोल हो सकता है इस पूरे वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, क्योंकि बाज़ दरिया चाइना से ही अपस्ट्रीम इंडिया और पाकिस्तान में दाखिल होते हैं। दूसरा, इसी सवाल का अगर मैं ऐड करूं, बीइंग एन एक्सपर्ट, आपका क्या राय है कि क्लाइमेटिक चेंज जो आ रहा है 5-10 सालों में, इसमें पाकिस्तान के लिए आपको इसमें बेहतरी नज़र आ रही है या थ्रेट्स बढ़ते जाएंगे? देखिए, चाइना का रोल जो है पाकिस्तान के इन दरियाओं में, 6 दरियाओं में से सिर्फ दरियाए सिंध मेन इंडस रिवर चाइना शुरू होता है। शुरू में चाइना से आता है, उसके बाद फिर मुख्तलिफ कश्मीर से गुजरता है, पाकिस्तान आता है। लेकिन वो उन ऊंचाइयों पे जिस पे इंडिया भी मतलब उसको चाइना करेगा तो कुछ करेगा तो वो इंडिया से बाद में गुजरता है। तो जब उससे पहले उसके बाद इंडिया मौजूद वो कुछ नहीं कर सकता, तो चाइना वो कुछ नहीं कर सकता, उसमें वो पॉसिबल नहीं है और हमें ज़रूरत भी नहीं है उसकी। इंडस पूरा महफूज देखें ना, अभी तक जितने स्ट्रक्चर है कोई दरिया सिंध में जो हमारा बड़ा पानी 50% पानी है उस पर कोई उसका असर नहीं है। अलबत्ता 1-2 दरिया ऐसे हैं कि जो चाइना से निकल के इंडिया को पानी प्रोवाइड करते हैं। ब्रह्मपुत्रा शायद उसमें शामिल है, एक आध और है, और उसमें कुछ पिछले दिनों कुछ झगड़ा भी हुआ है। तो वो जो यकीन होगा उनका, उसके यकीन वो एक दबाव काम आ सकता है पाकिस्तान के लिए कि ठीक है तुम वहाँ करो, हम भी यहाँ करेंगे। तो एज ए प्रेशर तो वो टेक्निक इस्तेमाल हो सकती है, जैसे उनका असला इस्तेमाल हुआ, लेकिन बरास कोई रोल उनका टेक्निकल रोल नहीं हो सकता। दूसरी बात, क्लाइमेट चेंज में तो मैं ये बात कहूँगा कि क्लाइमेट की वजह से तो खतरात ही खतरात बढ़ते चले जा रहे हैं। मसलन मैं एक बात आपको बताऊँ कि नईम भाई हमारे मौजूद है माशाल्लाह, इसमें खासी की उसमें कि 2022 का सैलाब जो आया था ना, वो पाकिस्तान में एक पहला सैलाब था जो इंडस सिस्टम में सैलाब नहीं आया। दरियाए सिंध में सैलाब नहीं आया, ऊपर से ग्लेशियर में पानी नहीं आया है, चनाब में झेलम में पानी नहीं आया है, बल्कि ये बारिशों के जो अचानक बारिशें हुई हैं, बहुत सारी हंगामी बारिशें, बलूचिस्तान में बारिशें हुई, जनूबी पंजाब में बारिशें हुई, ठीक है ना, और केसर रेंज, उसके नतीजे में जो सैलाब पैदा हुआ, नतीजे में जो तबाही मची है सिंध और उसमें, तो हम उसको नहीं संभाल सके। तो इस तरह के खतरात। अच्छा, एक और चीज़ थी, और ये बात मैंने आज से कोई 20 साल पहले मैंने पढ़ी थी कि जी क्लाइमेट चेंज में नुकसान एक होना है कि हमारा एक रेगुलर होता है कि जी ट्रेंड होता है कि मई में मानसून उठना शुरू होता है और अगस्त सितंबर तक पानी आता है। अब वो टूटना शुरू हो गया है। अब वो रेगुलर पानी और एक तरतीब से आ रहा है ना, इसको आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उसके बजाय अब इवेंट एक्सट्रीम इवेंट हो रहे हैं, अनप्रेडिक्टेबल। अचानक पानी ज़्यादा आया, फिर जीरो हो गया, फिर गायब हो गया, फिर ज़्यादा। तो अनप्रेडिक्टेबल इवेंट है और एक्सट्रीम इवेंट है। अब लाजिम बात है, अगर आप मेरे पानी संभालने की कैपेसिटी इतनी है, इससे ऊपर जितना पानी आए वो ज़ाहिर भी होगा, नुकसान मुझे पहुँचाएगा और मैं स्टोर नहीं कर सकूँगा, और उसके बाद जब पूरे खुश पेड़ आएंगे फिर मुझे पानी की कमी होगी। तो इसीलिए ये बड़ा एक बहुत ज़रूरी है, मैंने बताया कि ये जो इस तरह के इवेंट है कि आपके पास खुश्क साली के और पानी के जो गैप के पीरियड हैं उसमें पानी को स्टोर करने के लिए, और बल्कि रूटीन 2-3 महीने 4 महीने के स्टोरेज के अलावा कैरी ओवर स्टोरेज की, कि जी इस साल अगर पानी आ रहा है, अगले साल पानी, तो आप इस कैपेसिटी आपके पास मौजूद हो, उसकी ज़रूरत बढ़ जाती है। अभी दहशतगर्दी तो फरसा बराज से शुरू हुआ, जिसमें कि मोहम्मद डोगरा साहब का किरदार, फिर अयूब खान साहब की नॉन सीरियसनेस, फिर हिमायत अली शाह साहब का अपना किरदार, और उनको बरी कर दिया जा रहा है। तो आप ये समझते हैं कि कमिटमेंट हमारी पूरी है। दूसरी बात ये कि रिसोर्सेज भी चाहिए, तो रिसोर्सेज के लिए अभी चीफ जस्टिस साहब ने एक फंड कायम किया था, वो हमारे पास कितने पैसे जमा हो चुके हैं। कमिटमेंट और रिसोर्सेज दोनों ही चीज़ें चाहिए। कमिटमेंट हमारा बहुत वीक रहा है, फरसा बराज में डोगरा साहब के किरदार से लेकर हिमायत अली शाह साहब के किरदार तक, और रिसोर्सेज तो खैर जस्टिस साहब ने कायम किया तो पैसे जमा हो ही जाएंगे, नहीं तो कर्ज लेकर हो जाएंगे। आप क्या फरमाएंगे जी? देखें, अफसोसनाक बात तो यही रही है ना कि हम हमारे यहाँ बदकिस्मती से अपने एंड पे भी दुश्मन तो अपना काम करता रहा, हम अपना काम, मैंने कही कि हमने भी कुछ कमी नहीं छोड़ी अपने आप को तबाह करने में। और इसमें जो एक बड़ी अहम बात है कि मैं समझता हूँ कि हमारी पूरी कौम और बड़े प्रोजेक्ट कम से कम हम दिहाड़ी पे काम कर रहे हैं। दिहाड़ी का मतलब ना आज की कमाई की फिक्र होता है, ये डेली वेजेस है ना। कौमें तो 100 साल की प्लानिंग करती हैं,
भारत काम कर रहा है इसलिए उन्होंने तैयारी की पूरी पानी किस तरह करना है, वो कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। हमारे यहाँ क्या होता है, क्या कहते हैं, मतलब मुझे थोड़ी बात लंबी हो गई। जब मैं अमेरिका में मास्टर्स कर रहा था तो इत्तेफाक से कोलोराडो रिवर, एरिज़ोना से मैंने मास्टर्स किया, तो कोलोराडो रिवर तो इसी तरह है, उसके हम इम्पीरियल बेसन जो इम्पीरियल उसमें हम गए थे, क्या कहते हैं, जो वाटर पूरा डिस्ट्रिक्ट है उसमें। वहाँ एक खूबी है कि जहाँ कहीं जाते हो तो आपको लिटरेचर बहुत मिलता है, तो लिटरेचर जो है जहाँ मिलता पढ़ा, जैसे उससे एक बात मुझे मालूम हुई कि जी उन्होंने लेट 1900 मतलब 1900 में कि जो 1890, 1895, 1901, 1905 डिफरेंट जगहों पर उन्होंने ये रियलाइज़ करना शुरू कर दिया कि जो एजुकेशन वो कर रहे हैं उसके नतीजे में अब से 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद उनको ड्रेनेज का, वाटर लॉगिंग और सॉलिडिटी का प्रॉब्लम हो सकता है। लिहाजा उन्होंने इस पर काम करना शुरू कर दिया और हर जगह जो ड्रेनेज का पानी की जो निकासी का जो ख़राब पानी जो हो जाता है ना, जो तो उस पानी की निकासी का बंदोबस्त, इंफ्रास्ट्रक्चर भी और उसके लेजिस्लेशन भी, वो सारे काम शुरू कर दे। और उसके आने से पहले सारा मसला निमट चुका था। हमें वो ड्रेनेज इंजीनियरिंग के कोर्स के उसमें उसके लिए ले गए थे, वो बताने के लिए क्या होते हैं। और मैं तफाय जाने से पहले एक प्रोजेक्ट पे काम करता, नेशनल ड्रेनेज प्रोग्राम पाकिस्तान में काम कर रहा था, जो वन ऑफ द फ्लॉप प्रोजेक्ट है वर्ल्ड बैंक का, जो नहीं चल सका, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है पूरे पाकिस्तान। इसलिए क्या हम पानी को लाने में तो इंटरेस्टेड हैं कि क्रेडिट सियासी वो मिल क्रेडिट मिल जाता है, अपने मुल्क के हवाले से कोई नहीं करते। तो नतीजा ये कि हम तो इतनी लंबी प्लानिंग क्यों करें, हम तो वो कहते हैं कि जी कोई काम ऐसा करो। और मैं कहता हूँ चाहे भाषा डैम हो 2011 से तैयार होने के बावजूद भी, से पहले भी और अभी भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट, कोई भी डैम का प्रोजेक्ट, तो मैं कराची के पानी का प्रोजेक्ट मैं कहता हूँ ना, ये केयरफुल बात। अब ये कोई एक प्रोजेक्ट जो है उसको बेसिक प्लानिंग से लेकर कंप्लीट होने में कम से कम 10 साल लगते हैं, कम से कम। हमारा सियासतदान कहते हैं भाई मुझे हुकूमत 2 साल की है, 3 साल की है, मुझे तो वो काम करना है 2 साल में फीता काटूँ मैं। और यहाँ तो जैसे बताया कि आपने कहा, हमारे तो चीफ जस्टिस साहब जो फंड जमा करे थे, और एक और उन्हीं चीफ जस्टिस साहब ने कराची में मेरा एक S3 प्रोजेक्ट, ग्रेट वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट S3 जो मारीपुर पे, उस पर जाके फीता काटा है उन्होंने जनाब। इनकम्प्लीट उनका दबाव था तो प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो फीता काटना पड़ा, कंप्लीट हो गया और उसके नतीजे भुगत रहे आज तक हम। पर जब वो अपना काम छोड़ के वहाँ घुसेंगे, देखिए फंड का मतलब मैंने कहा तरजीहात पर है। मुझे मालूम है कि मेरी तरजीह क्या है तो फंड निकल आएंगे। बस किस्मत ये है कि हमारी तरजीहात नहीं है। बस तरजीहात शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट रहे, चाहे वो मोटर में नजर आ जाएगी, फीता कट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लैपटॉप रहे, क्या कहते हैं, और ऐसे बेशुमार प्रोजेक्ट हैं। मैं कहता हूँ बजट मेरे सामने था कि यार इसको तरजीह करके हमें पता हो तो क्या करना है क्या नहीं करना। बस 6 मिनट में आखिरी 3 सवाल। अस्सलाम वालेकुम। तालिब इल्म को जाहिद हुसैन कहते हैं। मेरा इस्तफसार ये है कि जैसे अयूब खान पे ये एतराज़ है या इल्ज़ाम है कि उन्होंने ईस्टर्न दरिया बेच दिए, क्या उनके पास कोई मुतबादिल लोगों की तरफ से फिजिबिलिटी थी, टेक्नीशियंस की तरफ से, कि वेस्टर्न दरिया जो हैं वो पाकिस्तान के पास अगर रहेंगे तो वो सफिशिएंट होंगे? अगर कोई ऐसी फिजिबिलिटी थी तो वो क्या थी और उस पर क्यों अमल नहीं हो सकता? देखिए मेरा ख्याल है कि मैं ये बात हम अपनी गुफ्तगू में कर चुका हूँ कि जब बात शुरू हुई थी तो पहला मौका है, ये तो निगोशिएशन है ना, मतलब तुम्हारी को प्रोजेक्ट की बात ही नहीं है ना कि अभी तुम्हें वेस्ट में बात ही नहीं करनी, ईस्ट में तुम्हें जो है 7% तुम्हारा 90 हमारा है, क्योंकि हम इस्तेमाल करें पूरा। मैंने आपको दिखाया क्या कितने ब्रिटिश एरा के बनाए हुए जितने प्रोजेक्ट थे वो पानी यहाँ प्रोवाइड करे थे, सिवाय एक 2000 क्यूसेक की जो राजस्थान जा रही थी उस रियासत में, इसका नाम भी मुझे याद नहीं होता, हाँ बिकर है ना जी, जोधपुर से मिली हुई है, ठीक है। तो वो उसके अलावा कोई पानी वहाँ जा रहा था, तो हक था हमारा स्टेब्लिश। तो इसलिए अब आप 7 और 93 से स्टार्ट होने वाली हो, जो 30 और 70 पे कि तो 30% तुम लेना, इसका 70% हम ले लेंगे वहाँ से बात शुरू। और एंड ये हुआ क्या कहते हैं कि जब वो पैसों लालच में आप वर्ल्ड बैंक में इन्वॉल्व हुआ, आपने कहा इसमें फंड दो, ये करो, अच्छा वर्ल्ड बैंक ने उनको जो उनकी मर्जी चली पे, देखो उन्होंने कहा ठीक है जी हम फंड देंगे पर आप ये करें। हम आपको ये करते हैं कि आपका ये जो सतलज जो रावी जो है इसका जो इलाका जो डिस्टर्ब होगा ना, तो हम इसको करने के लिए हम जहलम से और चनाब से जो है आपको लिंक कैनाल्स, डिफरेंट 3-4 लिंक कैनाल वो बनाने के लिए और डैम लाइन पैसे दे देंगे। हम उस लालीपाप पे राजी हो गए, इसलिए हमें उसको पैसे चाहिए थे।
हालांकि लाजिमत है उस वक्त हमारे पास कोई मतलब हम ज़्यादा बेहतर पोजीशन में थे। जैसे हम 48 में बेहतर पोजीशन में थे, क्या कहते हैं कि हम जंग जारी रखते और शायद कश्मीर पूरा आ जाता हमारे पास। हम बेहतर, अभी उस दिन भी हम क्या 10 में ही था ना, हम बेहतर पोजीशन में थे कि हम कहते ठीक है जंगबंदी करेंगे, हम ये और एक से पहले हो जाए, पहले ट्रीटी के बारे में वाजे रखा मैं कितना बचते थे हम। ठीक है, हम बताए कि पहलगाम जिम्मेदार हम ये वगैरह वगैरह, लेकिन बदकिस्मती है कि जब बात आती है तो हम बस हमसे ज़्यादा ताबेदार फरमाबरदार को है ही नहीं। जी, इसी को मैं ऐड करता हूँ कि अयूब खान की जो हुकूमत थी वो भी उस वक्त फॉर्म 47 पे थी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मेरा नाम जलाली यूसुफ है, और क्या कश्मीर पाकिस्तान में शामिल हो जाए तो ये तमाम पानी के मसाइल हल हो जाएंगे? कश्मीर अगर पाकिस्तान में शामिल हो जाए तो वेस्टर्न दरियाओं में तो कोई मसला तो पैदा हो नहीं सके, बाद ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ईस्टर्न दरिया मैंने बताया था आपको कि मशरक़ी पंजाब के उस हिस्से थे जो पाकिस्तान में शामिल होना था, गुरदासपुर और फिरोजपुर, वो तो वहाँ जा चुके हैं। वो अगर गुरदासपुर और फिरोजपुर पाकिस्तान के पास होते तो शायद मशरक़ का मसला भी पैदा नहीं होता पाकिस्तान। मगर ये तो जारियत उस वक्त शुरू हुई है, क्या कहते हैं, पाकिस्तान बनने से पहले थे। जी, मेरा नाम तनवीर सुल्तान है, मैं बिस्मिल्लाह काउंसिल का मौजूद हूँ। वैसे ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि आज का जो मौजूद रखा गया भारत की आबी जारियत मसला कश्मीर के तनाजुर में, क्या हम ये तज्जिया नहीं कर रहे कि भारत की आबी जारियत से कहीं ज्यादा हमारे हुक्मरानों के मफादात और तरजीहात कुछ और हैं? IPPs को 2500 मिलियन देने के लिए बगैर बिजली पैदा किए थे तैयार हैं, और हमारे 1400 मेगावाट 1400 मिलियन पर जो लग सकता है डैम वगैरह उसके लिए नहीं है। और सबसे बड़ा इसके अंदर बिजनेस टाइकून है जो कि बिजली के हवाले से जनरेटर्स और इस किस्म की जो इक्विपमेंट्स बेच रहे हैं, ये पूरा बिजनेस है कि जनाब लोड शेडिंग होगी और ये सारे मामला होंगे। इस बारे में बताइए। देखिए, एनर्जी एक बिल्कुल अलग मौजू है, बहुत तफसीली मौजू है, और उसमें खुद कैपेसिटी चार्जेस क्या इश्यूज है, क्या प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि किसी और मौजू पे इंशाल्लाह कोई मौका मिलेगा, अल्लाह ने चाहा। थोड़ी बहुत मालूमात मेरी भी है, वैसे और बहुत से लोग भी हैं जो माशाल्लाह मुझसे अच्छी मालूमात रखते हैं, लेकिन अगर मुझे मौका मिला तो इंशाल्लाह हम बात कर सकते हैं। शुक्रिया जनाब शफीकुल्लाह भाई। मेरे साथ आज कुछ थोड़ी सी इमरजेंसी हो गई थी, इसलिए मैं बशीर भाई का प्रोग्राम कुछ देर के लिए मैं यहाँ से गैर हाजिर हो गया था, इसके लिए माजरत आप सबसे। बहरहाल यकीनन बहुत उम्दा प्रोग्राम रहा होगा, आप लोग इससे मुस्तफ़ीज़ हुए होंगे। अर्ज़ ये करनी थी कि मुकालमे का प्रोग्राम जो है वो माहाना बुनियादों पर हम मुनक़िद करते थे। अब ये फरवरी के बाद हुआ है, 2 महीने का ये गैप आया है, तो ये गैप अब मुस्तकिल रहेगा। हमने इसको सहमाई कर दिया है, इसलिए कि इतनी जल्दी इसको मैनेज करना, स्पीकर का तलाश करना, मौजू का तलाश करना, ये एक बड़ा मुश्किल अमल होता है। और फिर मैं ये भी देख रहा हूँ कि दिलचस्पी भी लोगों की थोड़ी कम हो रही है। अब पता नहीं इसकी क्या वजह है, लेकिन बहरहाल हम मुकालमे का प्रोग्राम जो है जारी रखेंगे सहमाई बुनियादों पर, और अगला प्रोग्राम जो है वो अगस्त में इंशाअल्लाह ताला मुनक़िद होगा इसी जगह पर। तो आप लोगों की दिलचस्पी हो तो उसकी दावतनामा तो हम देते हैं, लेकिन हम आपसे ये तवक्को करते हैं कि आप हमें जवाब ज़रूर देंगे। और जवाब बहुत से साथी नहीं देते, लेकिन जवाब देने से हमें थोड़ी सी सहूलत हो जाती है, तो इसका ख्याल रखें। अच्छा, अब आखिरी मरहला है कि जो हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान हैं उनको वज़्र मुकालमा की जानिब से जो है वो शीट दी जाती है। तो हमारे दरमियान जो है रिसालत अखबार के मुदीर जनाब मुज़फ़्फ़र इजाज़ साहब तशरीफ़ रखते हैं, मैं उनसे
और नईम कुरैशी साहब जो एक मशहूर शख्सियत हैं और इन्होंने स्टूडेंट के हवाले से काफ़ी काम किया है खालिक दिना हॉल के अंदर, उनसे मैं मुल्तमिस हूँ कि वो आएँ और बशीर लाखानी साहब को जो है शील्ड पेश करें।